नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हजारों साल के इतिहास को कुछ मिनटों में समेटना मुमकिन है? आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। चलिए सिंधु घाटी की पुरानी गलियों से शुरू करके भारत की आजादी तक का एक तेज लेकिन जबरदस्त सफर करते हैं। तो सब तैयार हैं। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं। 4000 साल का इतिहास और हमारे पास है सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सही सुना। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही तूफानी होने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारों हजारों साल पहले, जब इस जमीन पर सभ्यता की पहली ईंट रखी जा रही थी। ये वो दौर था जिसके कई राज आज भी जमीन के नीचे दफन हैं। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है मोहनजोदड़ो। नाम ही देखिए, मृतकों का टीला। कितना रहस्यमयी है ना? ये एक बहुत ही एडवांस्ड एक शहरी सभ्यता थी। और सबसे कमाल की बात क्या है, इन लोगों को लोहे के बारे में पता तक नहीं था, फिर भी इन्होंने इतने शानदार शहर बना डाले। अच्छा, तो इन लोगों की आस्था कैसी थी? ये प्रकृति से बहुत जुड़े थे। ज्यादातर पूजा होती थी माता शक्ति यानी मदर गॉडेस की। और यहीं से हमें भारत की आध्यात्मिक जड़ों की पहली झलक मिलती है। यही जड़ें आगे चलकर वैदिक संस्कृति में पनपी, जिसका सबसे बड़ा आधार बना ऋग्वेद। जी हां, वही ऋग्वेद जिससे हमारा मशहूर गायत्री मंत्र लिया गया है। वक्त आगे बढ़ा और छोटी छोटी बस्तियों की जगह अब बड़े बड़े राज्यों ने ले ली थी। तो चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां एक तरफ तलवारें टकरा रही थीं, बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, और दूसरी तरफ जन्म ले रहे थे नए नए विचार। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए। ये उन 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों की गिनती है जो उस वक्त पूरे भारत में पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे। एक तरह से ये भारत के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की शुरुआत थी। और देखिए, जब भी राजनीति में इतनी उथल-पुथल होती है ना, तो विचारों की दुनिया में भी क्रांति आती है। एक तरफ लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, तो दूसरी तरफ ऋषभनाथ जैसे तीर्थंकरों ने जैन धर्म का रास्ता दिखाया। और इन नए विचारों को, इन फिलॉसफीज को सहेजने के लिए राजगृह में पहली बौद्ध सभा भी रखी गई। तो अब आता है साम्राज्यों का दौर, द एज ऑफ एम्पायर्स। इसकी शुरुआत होती है मौर्य वंश से। 261 BCE में कलिंग की लड़ाई ने सम्राट अशोक को पूरी तरह बदल दिया। फिर सदियां बीतीं और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। और हाँ, इसी गुप्त वंश के राज में बना दुनिया का मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय। अब सवाल ये है कि गुप्त साम्राज्य आखिर कितना पावरफुल था। इसका अंदाजा लगाना है तो सम्राट समुद्रगुप्त को दिए गए टाइटल से लगाइए, द इंडियन नेपोलियन। सोचिए, भारत का नेपोलियन। उनकी जीतों की पूरी कहानी इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखी है, जो बताती है कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा और ताकतवर था। लेकिन इतिहास का एक नियम है, बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकते। तो गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का नक्शा एक बार फिर से बदला, और इस बार मैदान में आईं छोटी छोटी लेकिन बहुत ताकतवर क्षेत्रीय शक्तियां, हर एक की अपनी अलग पहचान। इस दौर में ना पावर किसी एक जगह पर नहीं थी, वो बटी हुई थी। जैसे उत्तर में हर्षवर्धन का राज था कन्नौज से, तो पूर्व में पाल वंश उभर रहा था, और दक्षिण में राष्ट्रकूट और चोल अपनी अपनी जबरदस्त विरासत कर रहे थे। पर इन राज्यों की कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है। नहीं, इनकी असली विरासत वो तो पत्थरों पर लिखी गई है, जो आज भी हमारे सामने है। जैसे पाल राजाओं ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, राष्ट्रकूटों ने एलोरा की वो बेमिसाल गुफाएं बनवाईं जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं, और चोल राजा राजराज ने तंजावुर का वो विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया जो आज भी उनकी ताकत की गवाही देता है। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां एक बार फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट था। उसे टक्कर देने वाली ताकतें भी कुछ कम नहीं थी। मुगलों के आने से ठीक पहले का सीन समझते हैं। दिल्ली सल्तनत पर चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे थे, खासकर मंगोलों के हमले। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी बहादुरी से दिल्ली को बचाया तो सही, लेकिन यह बस कुछ वक्त की शांति थी। असल में स्टेज एक नए और बहुत बड़े साम्राज्य के लिए सेट हो रहा था। और फिर आया साल 1526, इतिहास की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पानीपत की पहली लड़ाई, और इसी के साथ रखी गई मुगल साम्राज्य की बुनियाद। तो इस बड़ी लड़ाई का नतीजा क्या निकला?
एक तरफ था जीतने वाला बाबर, जिसने एक नए साम्राज्य की शुरुआत की, और दूसरी तरफ हारने वाला इब्राहिम लोधी, और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। मुगल साम्राज्य भी वक्त के साथ बदला। उनकी नीतियां, उनके तौर तरीके भी बदले। इसी का एक उदाहरण है जजिया टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगता था, और इसे दोबारा लागू करने का फैसला किया सम्राट औरंगजेब ने। ये एक बहुत बड़ा और उतना ही विवादित फैसला था। लेकिन मुगल पावर को सबसे तगड़ा चैलेंज मिला पश्चिम से। शिवाजी महाराज की लीडरशिप में मराठा एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहे थे जिन्हें हराना मुश्किल था। अपने गुरु रामदास से प्रेरणा लेकर उन्होंने सिंगर जैसे किलों को जीतकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की इस लंबी कहानी में अब हम आ पहुंचे हैं इसके आखिरी चैप्टर पर। ये वो दौर है जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई। आज़ादी की ये लड़ाई कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ये दशकों तक चली। इसकी पहली चिंगारी भड़की 1857 में मेरठ से। फिर 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने इस लड़ाई को एक आवाज़ दी। 1929 में लक्ष्य साफ हो गया, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने तो ब्रिटिश राज की जड़ें ही हिलाकर रख दी। 1857 का वो गदर, जिसे कुछ लोगों ने जैसे सैयद अहमद खान सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहा, वो असल में उससे कहीं बढ़कर था। दिल्ली में देखिए, सब बागियों ने मिलकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना। ये एक सिंबॉलिक कदम था जो एकता का पैगाम दे रहा था। और फिर सदियों के संघर्ष, लाखों कुर्बानियों के बाद वो दिन आया। 15 अगस्त 1947, आधी रात का वक्त, जब भारत ने, जैसा कहा गया, अपनी नियति से मुलाकात की और एक आज़ाद सुबह में अपनी आंखें खोली। तो सिंधु घाटी से शुरू हुआ ये हजारों साल का लंबा सफर आखिर हमें आज के बारे में क्या बताता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? और शायद इसका जवाब भी हमें इतिहास के इन्हीं पन्नों में कहीं मिलेगा।